नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो ये वाली वीडियो हमारी पिछली जो सीरीज चल रही थी उससे अलग होगी। इसमें हम पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे ताकि उनका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। तो पहला देखते हैं इन जो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहला है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फजिल्का पंजाब में खोला गया। इसे ऐसे याद कर सकते, पंजाब में ही गुरुद्वारे होते हैं ज़्यादा, मतलब पंजाबी लोगों के। तो कहाँ पे है कि फजिल्का में है। उसके बाद बात करें, नरेंद्र मोदी जी को जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। पहले ऐसे राजाओं को दिया जाता धर्म चक्र प्रवर्तन और ये सारी चीज़ें, तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? मोदी जी को। पर किस लिए दी गई है, मतलब किनके उसमें? तो आचार्य जो थे विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी पर, मतलब 100 साल इनके पूरे हुए थे। तो ये याद रखना है। इसके बाद पर्यावरण से जुड़ा देखें तो जो केरल का कन्नूर वाला एरिया है, केरल में जो कन्नूर है, यहाँ पे क्या हुआ है, पहला, भारत का पहला है ये बटरफ्लाई सेंचुरी जो पार्क है ये बनाया गया है। तो कहाँ पे पहला बटरफ्लाई के लिए कहाँ पे बनाया गया है? केरल के कन्नूर में। इसके बाद बात करें उत्तर पश्चिम दिल्ली, मतलब इतना याद रखना है हमें, दिल्ली के होलम्पी कला में भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ट इको पार्क विकसित किया गया है। इसको हमने वैसे क्लास में देखा ही था एक बार कि ई वेस्ट जो था, ई वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए पार्क कोई रहने वाला घूमने वाला पार्क नहीं है। क्या है? जहाँ कचरे को क्या किया जाएगा, कचरे को वेस्ट जो है उसे सही किया जाएगा। तो ये कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। इसके बाद सरकारी पहल है तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने निज़ामाबाद में, कहाँ पे? निज़ामाबाद याद रखना है ये ज़िले का नाम, तेलंगाना में, यहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो पूछा जाएगा कहाँ पे हल्दी बोर्ड का उद्घाटन हुआ है? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। इसके बाद मध्य प्रदेश सभी जो शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है। मतलब यहाँ क्या होगा, एक साइट होगी और वहीं पे उस पोर्टल पे सारे जो शहरी निकाय होंगे वो जुड़ जाएंगे ताकि सारे शहरी निकाय जो जैसे नगर पालिकाएं वो एक दूसरे की मदद कर सकें और सीख सकें। अगला न्यूज़ है, भारत को वैश्विक जो तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में जो प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आ सकता है कि किसने और क्या, तो ओ श्रेणी है भारत की और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत को। उसके बाद बात करें सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनमें नेट सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी हुई है? 99 है। तो पहली बार हम अंडर 100 में आ गए हैं, मतलब अच्छे की ओर जा रही है। तो याद रखना है 99वीं रैंकिंग है एसडीजी वाले में। इसके बाद त्रिपुरा है वो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में त्रिपुरा है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। इसके बाद क्यूएस इंटरनेशनल जो रैंकिंग है इसमें किसका था स्थान? दिल्ली का 130वां स्थान था, ये भी हमने वैसे देखा था। उसके बाद है शैक्षणिक नियुक्तियाँ, प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में, अब पूछ ले गिफ्ट सिटी कहाँ है, तो गुजरात में, तो सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के लिए, बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्वींस यूनिवर्सिटी अब गिफ्ट सिटी में, चूंकि कई सारी विदेशी संस्थाएं जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी ब्रांच खोल रही हैं, तो क्वींस यूनिवर्सिटी जो है बेलफास्ट की, उसका जो परिसर, अंतर्राष्ट्रीय परिसर यहाँ खुला है, कहाँ पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? सतीश कुमार को, जैसे मतलब चांसलर टाइप का। इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष थे एम स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन को चाणक्य विश्वविद्यालय, कहाँ पे? बेंगलुरु के कुलाधिपति नियुक्त किया गया। बेंगलुरु में ही काम करता है इसरो ज़्यादातर, तो याद रखने लेना वहीं पे है क्या? चाणक्य विश्वविद्यालय, जिसका प्रमुख किसे बनाया गया है? एस स्वामीनाथन, एस सोमनाथ को, जो कौन है? इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर न्यूज़ है कि जल विद्युत का दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 तक, मतलब अगले 10 वर्षों के लिए जल विद्युत का दशक घोषित करने वाला राज्य बना है। मिजोरम को देखें तो मिजोरम ने राज्य के बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। अमूमन कितना रहता है? 2 से 3% के बीच में आवंटित होता है, पर मिजोरम ने 8% जो अपने बजट का खर्चा किया है वो केवल हेल्थ सेक्टर में
कर दिया है, तो ये सबसे ज़्यादा है और अच्छा भी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब नाम सुन के साउथ का तो पता चलेगा कि ये साउथ का नाम है थल्लिकी, पर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ भी किया है। तो दो चीज़ें देखा, एक गरीबी से, एक शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? थल्लिकी बंधनम, तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है? शून्य गरीबी P4 एक पहल है आंध्र प्रदेश की। असम की बात करें तो लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को जो OBC श्रेणी है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है। तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उन्हें पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया है? असम ने किया है। अब थोड़ा इन्वायरमेंट से जुड़े देखते हैं कि तमिलनाडु में येटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को स्थापित किया गया है। तो पूछा जाएगा येटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। दूसरा न्यूज़ देखें, तमिलनाडु के धनुषकोडी, धनुषकोडी कौन सा वाला एरिया है जहाँ से वो पुल जो है वो श्रीलंका वाला बना था, श्री राम वाला, तो वो है एरिया। तो धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु सरकार ने। फ्लेमिंगो प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है इसमें। तो दो चीज़ें देखें, येटर फ्लेमिंगो और धनुषकोडी वाले एरिया में जो ये किया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी, जेनेटिक चीज़ें, तो बायो बैंक ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भारत का पहला है। तो भारत का पहला पूछेगा बायो बैंक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस एरिया में? दार्जिलिंग में। नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। इसके बाद है वन्यजीव जनगणना से संबंधित। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी जो रिपोर्ट है, किसके द्वारा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे शाकाहारी जो वन्यजीव हैं वो देश में सबसे ज़्यादा जीव यहीं है। मतलब अगर शाकाहारी की बात करी जाए तो कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो याद रखना है। इसके बाद बात करें 2025 में अभी रिपोर्ट आई है मई में, उसमें एशियाई शेरों की गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो शेर हैं उनकी आबादी 5 वर्षों में जो 674 हुआ करती थी उससे बढ़ के 891 हो गई। अब हम ये जानते ही हैं एशियाई शेरों का एकमात्र एरिया ही गिर वाला एरिया है, तो वहीं ये पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास जा रही है। अगला और देखें पर्यावरण का कि छत्तीसगढ़ के बिथूर मतलब बीज वर्षा नामक एक नवीन पहल शुरू करी गई है वनीकरण के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण किया जा सके। तो पूछा जाएगा बिथूर क्या है? तो बिथूर क्या है? बीजों को पूरे एरिया में फैला दो, इससे क्या हो जाएगा? वनीकरण हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बिथूर एक योजना स्टार्ट की गई है वनीकरण से संबंधित। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह। तो राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि में फलदार वृक्ष लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। तो दो योजनाएं हैं, लगभग सेम है। छत्तीसगढ़ में उसका नाम है बिथूर, और जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। सौर ऊर्जा के लिए देखें तो हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पूरे गांव को जो बिजली मिलेगी वो कैसे जनरेट होगी? सौर ऊर्जा से। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का। नाम क्या है इसका? जो राजा खास गांव है। इसके बाद है दीव, जो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है। जो दमनदीप वाला जो दीव है वो पूरी तरह अपनी जो ऊर्जा की मांग पूरी करता है, किससे? सौर ऊर्जा से। तो ये दोनों सौर ऊर्जा से संबंधित हुए। उसके बाद जल संरक्षण से जुड़ा देखें तो राजस्थान द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते, जैसे ही देगा गंगा जल तो हमें क्या लगेगा? ये गंगा जल सुन के कि उत्तर प्रदेश का हो सकता है या उत्तराखंड का हो सकता है, पर है कहाँ का? ये राजस्थान द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अब जल संरक्षण की ज़रूरत कहाँ होती है? राजस्थान को, क्योंकि वहाँ पानी कम है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 5 जून को जो पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाकर एक पेड़ में माँ के नाम 2.0 योजना शुरू की गई है मोदी जी के द्वारा। तो कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम 2.0, मतलब पिछले वर्ष ये स्टार्ट हुआ था, इस बार दूसरा चरण है इसका। अंतरिक्ष से जुड़े कुछ देखें तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। तो ये तो सब जानते ही हैं, पर इनका जो मिशन है वो याद रख सकते हैं, एक्सियोम मिशन है। तो ये मिशन का नाम याद रखना, एक्सियोम 4 मिशन के तहत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी स्टेशन है जो ISS पर 14 दिन के लिए ये पहुँचने वाले
पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। इंपॉर्टेंट है, पहले हैं अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बार कोई स्पेस स्टेशन में गया है, मतलब रुकने के लिए, तो ये 14 दिन के लिए। किस मिशन में? एक्सियो मिशन में। इसके बाद है इसरो के द्वारा 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि इस वर्ष के लास्ट तक शायद है कि गगनयान जो मिशन है वो सफल परीक्षण हो सके उसका। तो गगनयान के लिए 2025 को इम्पोर्टेंट है, 26 नहीं है, 2025 को ही घोषित किया गया है। डांगेटी जाह्नवी नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इनका नाम याद है, जाह्नवी, डांगेटी जाह्नवी हैं वो। इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम, मतलब एक अंतरिक्ष में जाने से पहले पूरा एक सेटअप होता है, प्रोग्राम होता है, उसको परीक्षण वगैरह होंगे, सारी चीज़ें, एजुकेशन, उसको पूरा करने के लिए डांगेटी जाह्नवी ने उसे पूरा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक, मतलब उसमें सफलता पूरी की है। इसके बाद करें आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक ऐप विकसित की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो अगर यही पूछा जा सकता है, अर्बन ग्रीन मोबिलिटी मतलब अर्बन वाले एरिया में, किसमें? रूरल नहीं है, मतलब शहरी एरिया में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसे सही करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐप विकसित की है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIST ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्युनिकेशन मॉडल को विकसित किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए किसने एक 3D मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? जो IIST है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। उसके बाद IISc बेंगलुरु ने एक ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्का बनाने से रोकने की क्षमता रखता है। किसके लिए? तो हम जानते हैं कि रक्त का थक्का, जो ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या होती है, तो उसी से संबंधित एक नई रिसर्च की है, एक तकनीक विकसित की है। किसने? IISc बेंगलुरु ने। इसके बाद रेल पुल देखें तो मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल है, उसका उद्घाटन किया गया है, जो ऐसे करके बना है, 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके बीच में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में कहाँ पे बना है, मतलब आर्च रेल पुल ये बना है। इसके बाद है रामेश्वरम में क्या हुआ है, तमिलनाडु वाले एरिया में रामेश्वरम, एशिया के पहले यहाँ पे क्या है, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का पम्बन ब्रिज जिसे कहा जाता है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो वर्टिकल लिफ्ट के लिए अगर पूछा जाएगा तो पम्बन ब्रिज है, ये कहाँ है, तमिलनाडु, मतलब एक बिल्कुल उत्तर में है ब्रिज और एक बिल्कुल दक्षिण में है, तो दोनों याद रखने हैं। पम्बन पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। और ये जो सबसे ऊंचा किया गया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया। इसके बाद बंदरगाह विकास, दुनिया के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है MSC इरीना ने केरल के बिजिंगम पोर्ट, जो बिजिंगम पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की ओर यात्रा पूरी की है। तो कंटेनर पोर्ट का मतलब है एक ऐसा जहाज जिस पर बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, तो उनके लिए वही दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कंटेनर पोर्ट है जिसका नाम है इरीना, और वो अब पहली बार मतलब केरल बंदरगाह की ओर आया है, बिजिंगम पोर्ट की ओर। तो ये बड़ी न्यूज़ है। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, तो इसी और हमने देखा बिजिंगम कहाँ पे, केरल में, क्योंकि पिछली वर्ष ही स्टार्ट हुआ था बिजिंगम वाला पोर्ट, तो तिरुवनंतपुरम केरल में बना है, जो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब है कि पहले क्या हुआ करता था कि भारत में डायरेक्ट शिप बड़ी नहीं आती थी, पहले वो श्रीलंका या कहीं पे हो जाती थी और उसके बाद छोटी छोटी शिप से सामान दूसरे जगह पे जाता था। अब क्या होगा, बिजिंगम पे बड़ी वाली शिप आ जाएगी और उसके बाद ट्रांसशिपमेंट का मतलब है यहाँ से छोटी शिपों में चारों तरफ क्या जाएगा, उसके जो माल होगा उसकी ढुलाई होगी। सड़क से संबंधित योजनाएं देखें तो महाराष्ट्र ने 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो किसे, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। अब शक्ति करके उत्तर प्रदेश की एक योजना भी है महिलाओं के लिए, पर ये कंफ्यूज नहीं होना, शक्तिपीठ अगर एक्सप्रेसवे परियोजना पूछे तो ये सड़क से संबंधित है और महाराष्ट्र की है। भारत ने पहली बार द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो है AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब AI देख लेगा कि कैसे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, किस रूट पे ज़्यादा भीड़ है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे की गई हैं, पहली बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा।
उसके बाद है भारत राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, पाँचवा जो सर्वेक्षण आता है जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार पहली बार भारत में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गई हैं। तो ये सकारात्मक है, हम 950 का आंकड़ा हमने छू लिया है, मतलब 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएँ जन्म लेती हैं। तो ये है। इसके बाद है केरल में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इनप्राउड पहल लॉन्च की गई है। ऐसा हम देखते हैं अपने यहाँ क्या होता है, जो एक्सपायरी दवा होती हैं वो कहीं नाले नदियों के किनारे फेंक दी जाती हैं और वो उससे पानी में मिल जाती हैं, जिससे पानी दूषित होता है। पर केरल ने एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इनप्राइड पहल लॉन्च की है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जेनेवा स्विट्जरलैंड में 78वां स्वास्थ्य सभा का दौरान भारत ने ट्रैकोमा बीमारी, ट्रैकोमा किससे जुड़ी होती है, आँखों से संबंधित, तो ट्रैकोमा बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो भारत किससे मुक्त हो गया है, ट्रैकोमा से। और ये कहाँ भारत को मतलब ये कहा गया है, तो 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा जहाँ पे हुई थी, कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है नारी तरंगिणी बना है, जो एक पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो हाथ में नस वगैरह को जांच करके पूरे बीमारियों का पहले पता लगा लिया जाता था, तो उसी के लिए केंद्रीय औषधि मानक जो नियंत्रण संगठन है उसने अनुमोदन दे दिया गया है। ये आयुर्वेद चिकित्सा के अंतर्गत किया गया है। इसका नाम है नारी तरंगिणी। तो नारी जो है हाथ की नाड़ी, उसकी तरंगों को जान के हम क्या करेंगे, पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण विकसित किया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है योग और आयुर्वेद से संबंधित कुछ न्यूज़। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर इस बार कहाँ, विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था। तो कहाँ पे इस बार हुआ है, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है वो विशाखापट्टनम मेजबान चुना गया था। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, सरकार ने 23 सितंबर को, इस बार ये इंपॉर्टेंट रहेगा आयुर्वेद दिवस, तो सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चूँकि नई घोषणा इस वजह से आ सकता है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। योग नीति 21 जून, चूँकि पर योग दिवस होता है तो 21 जून को भारत की पहली योग नीति आई है उत्तराखंड ने। तो पूछा जाएगा कि किस राज्य ने योग नीति लेके आए, मतलब योग के लिए पूरी पॉलिसी लेके आए, तो उत्तराखंड लेके आया है। इसके बाद डिजिटल पहल देखें तो डिजिटल सरकार, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज जो है भारत जैन, ये क्या है, मल्टी मॉडल, जैसे ChatGPT है वही होता है ये LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो भारत का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ये भारत जैन है। इसके बाद है डिजिटल संचार, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूर संचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से संचार मित्र योजना शुरू की गई है। तो अगर पूछे डिजिटल संचार के लिए, मतलब नागरिक के लिए और दूर संचार क्षेत्र में, मतलब नागरिक और सरकार के बीच में ये सब बढ़ाना देने के लिए संपर्क को संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद डिजिटल पहचान, तो डाक विभाग के द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से एक डिजिटल नीति शुरू की गई। अभी एड्रेस जो होता है हमारा, वो पूरा एड्रेस लिखा जाता है। अब क्या होगा, वो एड्रेस की जगह एक वर्चुअल एड्रेस लिख दिया जाएगा, मतलब एक कोड टाइप का, तो वो ज़्यादा सही होगा, तो इसको ही कहा गया है ध्रुव। इसके बाद डिजिटल शिक्षा के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट एक जो सेवा है शुरू की गई। जैसे किसी को गीता मंगानी हो, रामायण मंगानी हो, तो इसके लिए डिलीवरी जो चार्ज होगा वो बहुत कम होगा, तो ज्ञान पोस्ट करके ये पहल की गई है डाक विभाग की। उसके बाद देखें अगला भारत भाषा से संबंधित, तो गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया, भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जाएगा कहाँ पे, दिल्ली में। जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई है। इसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि लद्दाख में ये भाषाएँ बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के बाद भूती और पुर्गी, तो उन्हें क्या किया गया, आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ की भाषा, लद्दाख में।
पंजाब विधानसभा ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए क्या है, सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। किसने? पंजाब ने। हमने पंजाब का क्या देखा था, फजिल्का वाले एरिया में गुरुद्वारा लकड़ी वाला। अब दूसरा न्यूज़ है, पंजाब से संबंधित क्या किया है इन्होंने, सांकेतिक भाषा के लिए पहला राज्य बना है। इसके बाद है 25 अप्रैल, मतलब 2025 में अप्रैल में क्या हुआ है, भारत के भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है उसे यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जैसे विश्व धरोहर लिस्ट होती है, वैसे ही क्या है इनकी एक लिस्ट, विश्व स्मृति रजिस्टर। इसमें क्या हुआ, भगवत गीता और जो नाट्यशास्त्र है इन दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब? अप्रैल में। इसके बाद बजट में देखें क्या हुआ इस बार कि भारत ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण है। मतलब बजट में एक बात की गई थी कि जैसे भारत में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जिनका संरक्षण ही नहीं है और जिन्हें सही से अभी लिपिबद्ध नहीं किया गया है, उनको डाटा उनका यूज नहीं किया गया, तो इसके लिए मतलब एक प्रोग्राम चलाया गया, ज्ञान भारतम मिशन। अब ऐसा पूछा सकता है, ज्ञान भारतम मिशन स्किल इंडिया के लिए, किसके लिए, पर है किसके लिए, ये पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। जीआई टैग से संबंधित देखें तो गोवा की काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गोवा में जो शराब चलती है फेनी काजू आधारित है, इसे जीआई टैग मिला है, क्योंकि अलग बात है ना बिल्कुल, तो जीआई टैग मिला। तमिलनाडु की बात करें तो कुंभकोणम पान के पत्ते, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जितने जीआई टैग मिले हैं इस वर्ष के लिए। तो सबसे पहले गोवा में देखा हमने फेनी, ये क्या है, जो शराब है। दूसरा तमिलनाडु में एक पान का पत्ता है जिसका नाम है कुंभकोणम, और दूसरा एक फूल माला है जिसका नाम है थोबलाई, तो इन्हें दिया गया। राजस्थान की बात करें तो केर संगारी व्यंजन है, इसे जीआई टैग मिला है। किसे? व्यंजन है ये, मतलब खाने की चीज़, सांगरी, तो केर सांगरी व्यंजन पूछा जाएगा कहाँ का, राजस्थान का। तेलंगाना में क्या हुआ है तो रोमेटो, रोमेटो चपाता एक मिर्च है, बारांगल तेलंगाना, और कन्नईप्पा, कन्नईप्पा हस्तशिल्प है जो आदिवासियों का केरल में, इन्हें जीआई टैग मिला है। तो क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले गोवा में देखा, तमिलनाडु में एक पान का पत्ता है और एक थोबलाई फूल माला है। राजस्थान में केर संगरी व्यंजन है। तेलंगाना और केरल में थोड़ा अलग है, एक है रोमेटो, रोमेटो चपाता मिर्च है जो बारंगल तेलंगाना में है, इसे जीआई टैग मिला है। और उसके बाद कन्नईप्पा, कन्नईप्पा आदिवासी हस्तशिल्प है, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली एक कला, उसे जीआई टैग मिला है केरल में। तो ये है, तो इसमें क्या है 2030 तक लक्ष्य अभी रखा है। केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक, ये भी पूछा जा सकता है कितना लक्ष्य रखा है, तो लक्ष्य रखा है 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है, क्योंकि ज़्यादा जीआई टैग मिलेंगे ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। रक्षा से संबंधित कुछ देखें, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उन्हें का सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया है ना देर, तो देर नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, तो ना देर ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है म्यांमार में अभी तूफान आया था, भूकंप आया था, तो उसकी तबाही वहाँ पे हुई है, तो उसको उसके लिए मानवीय सहायता पहुँचाई गई है, जैसे दवा राशन वगैरह। तो इसके लिए जो सरकार ने ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया, किसके लिए चलाया गया, तो ये। उसके बाद रक्षा से डिफेंस में देखें तो डीआरडीओ ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मेटकॉफ हाउस दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। अब जैसे ही डीआरडीओ आता है तो डीआरडीओ इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में ही होती हैं, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्वांटम के लिए इसरो ने तो नहीं किया है, पर किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैम जेट, जैसे रैम जेट होता है, स्क्रैम जेट, ये कुछ इंजन के प्रकार होते हैं। तो जो हाइपरसोनिक मतलब क्या होगा, एक सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक 5 मैक से ज़्यादा जो होते हैं। तो हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुश भी चलाया गया। अब प्रोजेक्ट ब्रह्मा हुआ, प्रोजेक्ट कुश हुआ, इनमें कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कुश क्या है, वायु सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ का है, जैसे पाकिस्तान या कहीं से हमला होता है तो वायु सुरक्षा हमारी अच्छी रहेगी, प्रोजेक्ट कुश है ये।
इसके बाद नौसेना और समुद्र से जुड़े देखें तो मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज जिसका नाम क्या है, कौंडिन्य है। तो क्या पूछा जाएगा, अभी कौन सा एक नया जहाज है, कौंडिन्य। इसके बाद है उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अरनाला। उथले पानी का मतलब क्या है, ये ज़्यादा गहरे में पानी, मतलब पनडुब्बी है उथले पानी की। पनडुब्बियाँ कहाँ हम देखते हैं ज़्यादातर काफ़ी डीप होती हैं, पर उथले पानी की पनडुब्बी है अरनाला। ऐसे याद कर दो, ये नाला में चलेगी, नाला मतलब ऊपर वाला उथला टाइप का, तो ऐसे याद हो सकता है। उसके बाद है समुद्री संग्रहालय। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, जैसे हमने प्रॉपर उन क्लास में भी देखा था, पहली दूसरी किसी क्लास में, कि अंडर वाटर म्यूजियम है। इसमें क्या किया जाएगा, जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे एक पूरा शिप है, इसका नाम है INS गुलदार। इसे पूरा पुराना शिप हो चुका था, तो इसे डुबो दिया है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर डुबोने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे कोरल डेवलप हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है INS गुलदार। समुद्री पहल। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं जो सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया है। अब एक पहल है सागर में सम्मान, पूछेगा किसके लिए, मछुआरों के लिए, महिलाओं के लिए या नौसेना के लिए। क्या है, महिलाओं की समुद्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान एक पहल की गई है। इसके बाद रेलवे का देखें तो अमृत भारत स्टेशन योजना, जैसे अमृत सरोवर योजना चल रही थी एक, जो हर एक गांव में एक सरोवर डेवलप करने के लिए, अब है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसमें क्या है, 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। तो 103 रेलवे स्टेशन, अब देखा होगा नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, पुराने टूट के नए बन रहे हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत 103 का उद्घाटन मई में हुआ था। अब भारतीय रेलवे के लिए इसके लिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास आवंटित किया गया है, तो 2.52 लाख करोड़ का आवंटित किया गया है। डिजिटलीकरण के लिए देखें तो रेलवे के विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर, अभी क्या होता है, रेलवे के लिए भी कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, अब एक कर दिया गया। स्वरेल सुपर ऐप है। सुपर ऐप का मतलब इसमें सारे रेलवे से संबंधित सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। तो पूछा जाए कौन सा है, स्वरेल है ये ऐप। उसके बाद है 250 मीट्रिक टन मूल माल ढलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है, वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो ईस्ट कोस्ट वाला जो रेलवे जोन है, ये क्या है, माल ढुलाई 250 मीट्रिक टन यहाँ पे माल ढुलाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो भारी सामान, कोयला, लोहा, इन सब का होता है। अब रैंकिंग वगैरह देखें भारत की कुछ, तो भारत की जो रैंकिंग है वो किस किस में 2025 में कहाँ भारत खड़ा है, तो ये देखते हैं। जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स में है भारत की रैंकिंग 115, पीस में कितनी है, 115। लैंगिक अंतराल में 131 है, लैंगिक अंतराल में 131, पीस वाला 115। ऊर्जा संक्रमण 71 है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी रहता है, ऊर्जा संक्रमण 71। नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 36वीं है नेटवर्क में। इसके बाद है करप्शन परसेप्शन में भारत की रैंकिंग है 96, मतलब जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति कैसा नज़रिया है, तो इसमें 96वीं रैंक है। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 24वीं, तो फ्री इंडेक्स में 24वीं रैंकिंग है। तो ये सभी इंडेक्स की रैंकिंग आ सकती है। पीस में 115, 31, लैंगिक में अंतर और ऊर्जा वाले में 31 है, नेटवर्क में 36 है, तो ये वाला है। इसके बाद करप्शन में 96 और फ्री स्पीच 24वां है। अगला बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो जो ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझीदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, वियतनाम। तो इम्पोर्टेंट है वियतनाम। इंडोनेशिया 8वां था और नाइजीरिया 9वां था इसी में ब्रिक्स के अंतर्गत, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। अल्जीरिया ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां देश बन चुका है। तो ये हमने देखा था जब हमने ब्रिक्स को डिटेल में पढ़ा था कि ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बना था। तो ये क्या है, इसमें 9वां देश इस बैंक का सदस्य बना है अल्जीरिया, जबकि ब्रिक्स का सदस्य 10वां बना है वियतनाम और 9वां नाइजीरिया है, तो ये याद है। इसके बाद यहाँ नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 34वां जो नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, द हेग नीदरलैंड्स में। कौन सा में, 34वां है। उसके बाद 51वां G7 शिखर सम्मेलन का हुआ है कनाडा के कनानाइस्किस अल्बर्टा में है। इसके बाद 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है और इसका जो थीम है वो है समावेशीपन और स्थिरता।
अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियुक्ति देखें तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बेरबॉक, कहाँ की, जर्मनी की, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कौन कहाँ की हैं और किस सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। उसके बाद है ब्रिटिश खुफिया एजेंसी, इस बार इसके आने के चांस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि पहली बार हुआ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे हम देखते हैं MI6, एक जैसे अपने यहाँ रॉ वगैरह चलता है, वैसे ही ये ब्रिटिश में, इंग्लैंड में एक जो खुफिया एजेंसी है दुनिया की सबसे बड़ी में, उसका नाम है M16 ने अपने 116 साल के सबसे पुराने इतिहास में अभी इस बार महिलाओं को नियुक्त किया है प्रमुख। तो इनका नाम है बेलीज मैट्रेबेली। तो बेलीज मैट्रेबेली, M से याद कर लेना, इन्हें M कहा जाता है, मैट्रेबेली, तो ये याद रखना है। उसके बाद है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जोउ जियामी, चाइना को नियुक्त किया गया है। जो चाइना के जोउ जियामी है, इन्हें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है वैसे ही है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये भी चाइना ने बनाई थी, जिसमें जोउ जियामी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने किर्गिस्तान के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने स्पेन के साथ 2026 को, इम्पोर्टेंट रहेगा, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसके साथ? स्पेन के साथ है। मोदी जी के द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। अब तो अभी संबंध खराब हो चुके हैं, तो ये थोड़ा पुराना, 2-3 महीने पुराना न्यूज़ है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मोदी जी को साइप्रस की यात्रा पे गए थे, तो साइप्रस की यात्रा के दौरान जो वहाँ के राष्ट्रपति थे क्रिस्टोडेलिडेस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ, साइप्रस में कौन सा सम्मान मिला है? मकारियोस। इसके बाद है मुर्मू जी को, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको पुर्तगाल की यात्रा के दौरान की ऑफ ऑनर जो कहते हैं, ये सम्मानित किया गया। श्रीलंका में गए मोदी जी, तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा मित्र भूषण, क्योंकि हिंदी ऐसा नाम है तो कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। अंतरिक्ष में देखें तो नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, क्योंकि भारत ने भी देखा था हमने दक्षिणी ध्रुव पे अपना जो मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है। तो नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है, कौन सा है, मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ये नाम याद रखना है। लूनर तो याद ही रहेगा उससे, चंद्रमा से, पर ट्रेलब्लेजर मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है। अब उसके बाद बात करें, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों का 3D मैप, पूरे विश्व के वन हैं उनका 3D मैप के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी में देखें तो चीन ने मोजी नामक एक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐप लॉन्च, मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया। क्वांटम सैटेलाइट की विशेषता क्या है कि ये हैक नहीं किया जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? मोजी सैटेलाइट। माइक्रोसॉफ्ट ने टोपोलॉजिकल आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप मेजराना वन प्रस्तुत किया। तो माइक्रोसॉफ्ट की चिप का नाम क्या है? मेजराना वन। ये भी कैसी है? क्वांटम है। तो आजकल जो नई चीज़ें हैं क्वांटम में ही चल रही हैं, तो मेजराना वन याद रखना और मोजी याद रखना है। ये दोनों चीज़ें क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित। चिकित्सा में देखें तो अमेरिका के सर्जनों की टीम ने पहला मानव का मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम के लिए लेनाकापाविर जो है दवा को मंजूरी दी है। ये तो वो भी कहते हैं इसे, पर ये नाम याद रखना है, लेनाकापाविर अमेरिका ने की है। ये किसके लिए? HIV की रोकथाम के लिए। इंग्लैंड ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ गोनोरिया जिसे कहते हैं, उसको दुनिया का पहला इसके लिए वैक्सीन बनाया है, जिसका नाम क्या है? फोर्सीमैन बी। तो याद रखना है, ये फोर्सीमैन बी गोनोरिया के लिए क्या है? एक वैक्सीन है।
अब देखें कुछ खगोल से संबंधित, तो खगोलविदों ने, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा इस बार अगर आता है तो, ब्रह्मांड का अभी तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा का एक समूह है, एक नहीं है आकाशगंगा, ये आकाशगंगा का एक समूह है, जैसे हम मिल्की वे पढ़ते हैं और ये सब, इसका नाम दिया गया है, क्वेपू की खोज की है। तो पूछा जाए क्वेपू क्या है, एक चिप है, एक फ़ोन है, एक एआई है, क्या है, तो ये क्या है, एक आकाशगंगा है जो खगोलविदों ने, दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ी है, क्वेपू की खोज की है, जो 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष मतलब छिप में तक फैला है इसका, तो याद रखना है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे मतलब आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाउ नामक एक आकाशगंगा की खोज की है। तो एक तो क्वेपू है आकाशगंगा जो सबसे बड़ी है, एक आकाशगंगा दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट टेलीस्कोप ने खोजी है जिसका नाम है इंका थाउ। दो आकाशगंगा है, तो इसी वजह से इसमें एक जगह पर लिख दिया गया ताकि यहाँ पे एग्जाम में याद रहे कौन सा किसने खोजा है। इसके बाद बात करें भौगोलिक देखें तो चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम की खोज की है। कहाँ पे, चाइना ने की है पर मंगोलिया क्षेत्र में। नेपाल स्थित हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया, मतलब जो ग्लेशियर वो पिघल चुका है, तो याला ग्लेशियर एक है कहाँ पे, नेपाल वाले एरिया में, तो इसे मृत घोषित कर दिया गया है, हिंदुकुश के अंतर्गत ही है। इसके बाद बात करें जलवायु परिवर्तन का जोड़ा, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया ही जाता है। तो पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, तो ये याद रखना है। इस बार का मेजबान देश कौन सा था, दक्षिण कोरिया था। ग्लेशियर संरक्षण में देखें तो 27 से 31 मई के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए ताजिकिस्तान जो हमने स्थान वाले में देखा भी था, तो ताजिकिस्तान दुशानबे जो इसकी राजधानी है, दुशानबे में ग्लेशियर संरक्षण के लिए हुआ था। जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, और ये वाला अगर हम इस मैप को अगर इमेजिन कर पाएँ तो ये वाला जो रहेगा वो रहेगा ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशानबे। यहाँ पे ग्लेशियर संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया गया। पर्यटन और पर्यावरण को देखें तो हवाई पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फी नामक नया प्रदूषण शुल्क लगाया गया है अमेरिका में। पहला मतलब अमेरिका में लगाया गया, किसने लगाया, हवाई पर्यटनों पर लगाया गया है। मतलब क्या है, ग्रीन फी की पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो एक टैक्स लगा दिया जाएगा अमेरिका में। वैश्विक जैव विविधता, तो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कैली फंड को लॉन्च किया गया। अब ये पूछा जाएगा कैली फंड है वो किसके लिए है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में आया था, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बायोडाइवर्सिटी के लिए कैली फंड। कहाँ पे, इटली में इस बार जो इसका सम्मेलन हुआ था उसमें इसे अपनाया गया है। इसके बाद है क्रिकेट से जुड़ा देखें तो लंदन के लॉर्ड्स में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया था उसमें साउथ अफ्रीका जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया गया है। कुआलालंपुर में खेले गए अंडर 19 महिला ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है और लगातार दूसरी बार हमने ये जीता भी है ट्रॉफी, जो T20 वर्ल्ड कप है, कौन सा, अंडर 19 महिला वाला। दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के क्या जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद बात करें मई में ही संपन्न मोटर रेसलिंग इवेंट मोनाको ग्रांड प्रिक्स जो है फार्मूला 2 स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुश, तो इम्पोर्टेंट है कुश जो है पहले भारतीय कुश मैन ही भारतीय बने हैं जिन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स मतलब जो रेस लगाते हैं कार वाली वो जीती है, तो कुश मैन ही याद रखना है। रोनाल्डो 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, तो याद रखना है रोनाल्डो पहले बने हैं। मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग, ये नया खेल आया, तो पिकल बॉल लीग का विजेता जो टीम है बेंगलुरु जवान्स रही है। तो इसके बाद अन्य खेल में देखें तो एवरेस्ट की चढ़ाई में, तो नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही है जिन्हें सब जानते ही हम सब, कामी रीता शेरपा ने अपनी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 31वीं बार अब हिमालय पे उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है, 31वीं बार, उन्हीं के नाम सब रिकॉर्ड हैं। तो
तो ये है। उसके बाद है 1400 एकदिवसीय, विराट कोहली ने सबसे तेज 1400 एकदिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद उसके बाद 13,000 T20 में, और शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 86वां श्री हरि, जो तमिलनाडु के हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद भारतीय खेल पुरस्कारों में देखें तो इसमें से मेजर ध्यानचंद आने के ज़्यादातर चांस रहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है खेल रत्न 2024 का किसे किसे मिला है? तो मनु भाकर को शूटिंग के लिए, डी गुकेश को शतरंज के लिए, और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण और हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के सबसे अपने कप्तान भी रहे हैं बड़े। इसके बाद है पॉली उमरीगर अवार्ड। तो बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो पूछा जाएगा ये जो अवार्ड है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का मिला है मनु भाकर को। किसे? बीबीसी स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर है मनु भाकर को मिला। मनु भाकर ने ही क्या जीता है? शूटिंग के खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण मेजर ध्यानचंद। तो दोनों अवार्ड मनु भाकर को मिले हैं, मेजर ध्यानचंद और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी की। इसके बाद है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे। एक मंथ वाली भी आती है, वो हमें याद नहीं करनी होती है क्योंकि हर मंथ में आएंगे। ईयर का है चूंकि, तो याद करेंगे स्मृति मंदाना को चुना गया है। आईपीएल में इस बार कौन जीता है? तो आरसीबी पहली बार जीता है, तो आने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद है मैन ऑफ द टूर्नामेंट सूर्य कुमार रहे हैं। सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड साई सुदर्शन को मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखें तो साहित्य पुरस्कार है। तो भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संकलन बानू मुश्ताक की है हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? बानू मुश्ताक को। किस लिए? हार्ट लैम्प के लिए। साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित एक बुकर पुरस्कार है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। एक बुकर पुरस्कार होता है, इसमें ब्रिटिश लेखिका सामथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए ये दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर, वो किसे मिला है? बानू मुश्ताक को। और अगर केवल बुकर पुरस्कार पूछेगा तो किसे मिला है? सामंथा हार्वे को, उनका जो ऑर्बिटल बुक है उसके लिए। वैज्ञानिक पुरस्कार देखें तो 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जल विज्ञानी गुंटर ब्लोस्चेस को प्रदान किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा वाटर पुरस्कार किसे मिला है, तो एक जल वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गुंटर ब्लोस्चेल को ये दिया गया है। वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में एक पुरस्कार जाना जाता है। अगर यही पहली लाइन पूछ लेगी वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो प्रिट्जर पुरस्कार को। तो प्रिट्जर पुरस्कार है। अब मिला किसे है इसे 2025 के लिए? चेंगतू के वास्तुकार लियू जियाकुन को। तो लियू जियाकुन को मिला है ये पुरस्कार, इनका नाम याद रख सकते हैं। खेल में देखें अन्य पुरस्कार, स्वीडन और अमेरिकी पॉल वॉटर जो है मार्डो डुप्लांटिस पुरुष, और अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स जिसको जिनका नाम फेमस रहता है ये को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है। तो स्वीडिश अमेरिकी पॉल वॉटर जो है वो, और जो जिम्नास्टिक अमेरिका की सिमोन बाइल्स को मिला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसके बाद है अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। अब भारत में साहित्य पुरस्कार देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को मिला है 2024 के लिए, और उनका जो ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान में जाना जाता है। सर्वोच्च साहित्य सम्मान में ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को मिला है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ वाला अगर ज्ञान का पूछे तो ज्ञान किसके पास? विनोद। साहित्य का पूछे तो साहित्य वाला जो मिला है वो गगन को मिला है। तो साहित्य का गगन को मिला है मैं जब तक आई बाहर के लिए। इसके बाद व्यास सम्मान देखें तो हिंदी की लेखिका सूर्यवाला को, हिंदी की
लेके कहाँ है, सूर्यवाल का वाला, उनको उनके उपन्यास कौन देश को बासी के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो व्यास में सूर्यबाला को, तो सूर्य निकलेगा, तुम कहेंगे बस रुक जाए, तो व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को कौन देश के बासी के लिए। इसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ पे अंतर है, ये युवा पुरस्कार है जो मिला है पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए, और जब केवल साहित्य पुरस्कार अकादमी कहेगा तो किसे मिला है, गगन को। तो ये दोनों में अंतर याद रखना है। इसके बाद है संगीत और कला के जो पुरस्कार हैं, जैसे ग्रैमी संगीत के लिए मिलता है, म्यूजिक के लिए, तो भारतीय अमेरिकी गायिका जिनका नाम है चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए सम्मानित किया गया, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को क्या, त्रिवेणी के लिए। इसके बाद बात करें अमेरिका म्यूजिक अवार्ड, तो भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिनका नाम क्या है, राजा कुमारी, जो राजा कुमारी हैं को लॉस एंजल्स में अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी बनी है। तो इनका नाम याद रखना है, राजा कुमारी है। इसके बाद है संगीत कला निधि पुरस्कार, संगीत अकादमी द्वारा वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम अच्छा है इनका, श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। फिल्म पुरस्कार की बात करें तो फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देशी ऊन ने फ्रांस में जो है एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, देशी ऊन को फ्रांस में सम्मान मिला है, जूरी सम्मान। आर्थिक समाचार की बात करें तो जो GDP रहने का अनुमान है वो 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान है अगले वर्ष तक। सेवा में देखें तो 2024-25 के अनुसार GBA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला है, जो GBA उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये GBA का अनुपात ज़्यादा है 55% के आसपास। गरीबी दर, ये सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा है इस बार के लिए कि गरीबी दर जो है वो भारत में दर घटकर केवल और केवल 5.3% रह गई है, और ये डाटा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। भारत का वैश्विक स्थिति देखें तो IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जर्मनी 2024 में जर्मनी है वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋण दाता देश बन गया। पहले जापान सबसे ज़्यादा ऋण देता था, अब जर्मनी सबसे ज़्यादा ऋण देता है। भारत 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो हमने एक जगह जापान को पीछे छोड़ा है जब हम अर्थव्यवस्था में चौथे पे आ गए हैं, जबकि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमने जर्मनी को पीछे छोड़ा है और हम तीसरा देश बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति स्वर्ण बन गई। मतलब हर देश सोने को ज़्यादा तवज्जो देता है संपत्ति रखने के लिए। इसके 2025 में विश्व में सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार वेनेजुएला रहा है। तेल का हम जानते हैं पहले से ही, जब हम बेसिक पढ़ते ज्योग्राफी में, कि वेनेजुएला है, ये कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका वाला देश है वेनेजुएला। तो साउथ अमेरिका वेनेजुएला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल भी है और सबसे ज़्यादा गैस का भंडार भी है। उत्पादन नहीं कर रहा है, केवल भंडारण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें अल सैल्वाडोर बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना है। हालांकि अब तो क्रिप्टो को भूटान ने भी दे दिया, पर अल सैल्वाडोर याद रखना, ये भी कहाँ है, जो लैटिन अमेरिकी कंट्री है, मतलब मध्य वाले अमेरिका के देश हैं उन्हें। इसके बाद है बैंकिंग क्षेत्र में, तो रेपो रेट अभी हमने देखा, रेपो रेट को चूँकि ये जो दर है अभी ऊपर देखा हमने ये वाला, एक तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो GDP है वो 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान है। दूसरा आंकड़ा इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रेपो रेट का रहता है कि 5.5 कर दिया गया है। इसके बाद बाह्य ऋण को देखें अगर, तो बाह्य ऋण 10% बढ़ गया है पिछले वर्ष, 736 अरब डॉलर का हो गया है। विदेशी मुद्रा देखें तो 398 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है। रुपए के बाहरी उतार चढ़ाव से बचने के लिए बेची है इतनी मुद्रा। अधिशेष हस्तांतरण, तो RBI के पास जब सरप्लस बचता है, मतलब RBI के
को प्रॉफिट होता है, आरबीआई लोन देता है और आरबीआई बैंकों से रुपए लेता है, तो इन सबके द्वारा आरबीआई को कुछ प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट का आरबीआई ने भारत सरकार को 2.69 ट्रिलियन का अब तक का सबसे अधिशेष जो है वो दिया है। इसके बाद है ब्रांड मूल्यांकन। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा भारत की 100 सब सर्वोच्च कंपनियों में ब्रांड वैल्यू जो है, मतलब लोगों का विश्वास ज़्यादा, वो टाटा ग्रुप शीर्ष पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर भी दूसरे स्थान पर। कौन सी? टीसीएस जो हम कंपनी सुनते हैं, तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो दूसरे स्थान पर है विश्व में ब्रांड मूल्यांकन में। इसके बाद है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एप्पल को पीछे पर छोड़कर इंडेक्स में सैमसंग के बाद दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है। तो ये अच्छा है कि फ्यूचर के लिए ब्रांड इंडेक्स में रिलायंस ने अब एप्पल को पीछे छोड़ दिया और सैमसंग शीर्ष पर रहता है। उसके बाद भारत में कौन दूसरे पे रहेगा? रिलायंस वाला है। इसके बाद है कंपनी का मूल्यांकन। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, वो 15,500 मेगावाट की परिचालन क्षमता प्राप्त करने वाली भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। मतलब ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, अडानी ग्रीन। अडानी समूह गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क बनाने जा रहा है, जो अंतरिक्ष से भी देखा जाएगा, तो देखा जा सकता है, मतलब इतना बड़ा ही है, तो कक्ष में बनेगा। उसके बाद है बेंगलुरु स्थित पेट फूड जो कंपनी है, पेट फूड, जो पेट मतलब जानवरों के लिए पेट फूड कंपनी ड्रॉल्स, जिसका ऐड हर जगह मिलता ही है। तो जो ड्रॉल्स है वो यूनिकॉर्न में शामिल हो गई, मतलब 100 करोड़ से अधिक की कंपनी में ये ड्रॉल चली गई है। इसके बाद रक्षा के संबंध में देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है म्यूनिशंस, मतलब हथियार के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया आपटेल को मिनी रत्न की श्रेणी का दर्जा देने की घोषणा की गई। मतलब जो रक्षा उत्पादन कंपनियां हैं, MIL, ABNL, IOL, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, इनको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया है। एयरोस्पेस उद्योग देखें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपियन एयरोस्पेस कंपनी एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर जो फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो टाटा ने और यूरोप की जो एयरोस्पेस कंपनी एयरबस है, एयरबस क्या है? जैसे बोइंग है एक कंपनी, वो पूरे दुनिया के जितने जो हवाई जहाज उड़ते देखते हैं वो ज़्यादातर बोइंग ने बनाए होते हैं, और दूसरी जो कंपनी है वो एयरबस ही है। तो एयरबस ने भारत में पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली, मतलब हेलीकॉप्टर की असेंबली भारत में हो पाएगी, इसके लिए बोइंग और टाटा ने समझौता किया है, तो ये आ सकता है। इसके बाद है विमान निर्माण। तो भारत में रफेल फाइटर जेट प्लेन होंगे, फाइटर जेट के रफेल, उनका जो धड़, मतलब जो उनका हिस्सा है ऊपर का, वो सब टाटा के साथ मिलकर डसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है जो ये बनाती है रफेल, डसॉल्ट के साथ मिलकर समझौता किया। तो टाटा ने 2 समझौते किए, एक किसके साथ किया है? जो एयरबस कंपनी है, कंपनी एयरबस के साथ, दूसरा किया है रफेल के लिए किसके साथ है यहाँ पे? डसॉल्ट एविएशन। ये नाम इम्पोर्टेंट याद रखना है क्योंकि रफेल जहाज वाला है ये। परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा में देखें तो स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े को लगाना भी कठिन है और उनकी सुरक्षा भी कठिन होती है क्योंकि अगर कुछ हानि ना हो जाए, पर छोटे को लगाना बहुत आसान होता है, छोटे रिएक्टर हैं। तो इनको विकसित करने का सरकार ने इस बार बजट में प्रस्ताव रखा था और इसके लिए 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च किया है। चीन में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू कर दिया है चाइना ने। भारत ने 2030 तक मतलब अगले 5 वर्ष और जहाँ पे गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मतलब सरकार ने कहा है जो सोलर है और जो विंड एनर्जी है, इन सब से हम एनर्जी का 50% बिजली का उत्पादित करेंगे और 50% कोयले आधारित रहेगा। गुजरात में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है मई 2025 में। 100% गुजरात में विद्युतीकरण हर जगह हो चुका है। तेलंगाना में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान मतलब पार्क, तो ऐसा उद्यान जो ऊर्जा का संरक्षण करता है, तो उसके लिए तेलंगाना में शुरू किया गया है। कृषि से संबंधित देखें तो भारत में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 332 मिलियन टन इस बार अनुमानित है, तो इम्पोर्टेंट है 332 मिलियन टन कुल खाद्यान्न। दाल का देखें तो उड़द
अरहर उड़द और मसूर की दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने वर्ष का मिशन है, 6 वर्ष का। हम जो मसूर की दाल है वो कनाडा से आयात करते थे ज़्यादा, अब कनाडा से हमारे संबंध थोड़े ख़राब हो रहे, तो सरकार ने कहा दालों में और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाए, इस वजह से 6 वर्षीय मिशन लेके आए हैं। किसान कल्याण, हरियाणा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है। नॉर्मल जो हम 22 खरीदते थे पारंपरिक रूप से, अब क्या है 24 हरियाणा खरीदेगा और ये पहला राज्य है। इसके बाद छत्तीसगढ़ ने 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, छत्तीसगढ़ ने 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो भूमिहीन कृषि के मजदूर हैं। इसको नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अगला न्यूज़ देखें, सिक्किम के जैविक खेती के लिए सिक्किम के सोरेंग जिले में स्थित पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन का शुरुआत की गई। अब इसका क्या मतलब हुआ, केरल वो सिक्किम को हम पहले से ही जानते हैं कि सिक्किम जैविक राज्य है, जहाँ पे कृषि बिना खाद बिना जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं उनके होती है। तो यहाँ पे मछली पालन में भी तो दवा यूज़ की जाती है, तो ये बिना दवाओं के मछली पालन को बढ़ावा देंगे, तो ये करने वाले भी ये पहले राज्य बन गए हैं। सिक्किम में देश का पहला जैविक मछली का क्लस्टर केंद्र बना है। अनुसंधान के लिए देखें तो कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली जीन एडिटिंग भेड़ तैयार की। अभी हम जानते हैं कि जो भेड़ होती है वो कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में। तो भेड़ का जीन एडिटिंग के लिए जो रिसर्च की है वो कश्मीर विश्वविद्यालय के ही शोधकर्ताओं ने की है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए प्रोजेक्ट विस्तार है। विस्तार करना है किसका? कृषि का। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए कल्प भूमि नामक जैविक खाद लॉन्च किया। अब ये पूछा जाए कल्प भूमि क्या है, एक भूमि का प्रकार है, एक सरकार की नई योजना है कि एक जैविक खाद है। तो कल्प भूमि क्या है? जैविक खाद है। किसने? केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने इसे लॉन्च किया है। पशु संरक्षण के लिए देखें तो भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट क्षेत्र के तहत पशु कल्याण को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, पशु कल्याण में जो काम कर रहे हैं उनके लिए सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी पहल बनतारा, जिसके कौन है संस्थापक, अभी थोड़ा विवाद भी चल रहा है, अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के लड़के हैं, तो बनतारा है उनका। ये हाथियों के संरक्षण के लिए या बीमार जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में भी काम कर रहा है। तो अगर बात पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, या पूछा जाए कौन सा अभी हाल ही में सबसे बड़ा हाथियों का संरक्षण क्षेत्र बना है, तो बनतारा ये। इसे क्या मिला है? पशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है भारत का प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है। पशु बीमा की बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ स्मृति मवेशी बीमा योजना केरल में प्रारंभ की गई है। तो पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि, गाय की समृद्धि के लिए केरल में शुरू की गई। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब गौ समृद्धि की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, और ये सही भी लगेगा, उत्तर प्रदेश में ही हुआ होगा, पर कहाँ हुआ है? केरल में गौ समृद्धि। वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो गुजरात ने भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। मतलब किस एरिया में ज़्यादा भेड़िए पाए जाते हैं तो उनसे लोगों की सुरक्षा की जा सके और उनको जंगल में रखा जा सके, इन सब के लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए गुजरात ने पहल की है। इसके बाद है समुद्री जीव संरक्षण। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया मतलब ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया है, जो कहाँ? गहिरमाथा उड़ीसा में आते हैं हर साल हैचिंग के लिए। तो ऑपरेशन ओलिविया याद रखना है, कछुओं से संबंधित है संरक्षण के लिए। कहाँ चलाया जाता है ये? उड़ीसा के तट के आसपास वाले एरिया में। शिक्षा से संबंध देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में जो गति धीमी होती है बच्चों के सीखने की, उसके लिए विद्या शक्ति सुधारात्मक शिक्षण पहल शुरू की गई है। तो स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सीखना तो
चाहते हैं पर उनकी प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, मतलब उन्हें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो उनके लिए आंध्र प्रदेश में ये पहल शुरू की गई है, विद्या शक्ति। तो सही है ये पहल। उसके बाद है डिजिटल शिक्षा। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती और देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। तो डिजिटल शिक्षा मतलब एक नेशन और एक सब्सक्रिप्शन, ये योजना तो ये याद रखना है किसके लिए, शिक्षा के संबंध में है। कौशल विकास की बात करें तो केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत एट जो 2047 है, मतलब जब तक हमारे आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, तो लैंगिक सशक्तिकरण करना है कब तक, विकसित भारत जब 47 तक होगा, उसके लिए किशोरियों के लिए नव्या पहल शुरू की गई है। तो अगर पूछा जाए कौशल विकास के लिए और लैंगिक समानता के लिए कौन सी पहल आई है, किशोरियों के लिए नव्या। तो याद। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन में देखें तो आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। अब पहला ये पूछा जा सकता फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाए कब गया था, तो फरवरी के लास्ट वाले वीक में। इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। फ़ोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज़ अभियान शुरू किया है। तो अगर पूछा जाए इंश्योरिंग हीरोज़ पहल किस कंपनी की है, तो फ़ोनपे की है। किसके लिए, महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, जो महिलाओं को फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं उसके लिए है। उसके बाद है महिला नेतृत्व। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण को सशक्त करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है। जो पंचायत में देखते हैं हम, पंचायत वाले एरिया में प्रधान पति की अवधारणा भारत में पाई जाती है, जहाँ महिलाओं पंचायत में प्रधानत्व पर अधिकार नहीं, तो उसको सशक्त करने के लिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी करने के लिए सशक्त पंचायत मैत्री नेत्री अभियान शुरू किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जैगुआर पायलट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो ये आने के 100% चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के कि कौन है, तो तनुष्का सिंह बनी है जैगुआर पायलट जो फाइटर स्क्वाड्रन में पहली। इसके बाद बात करें स्मार्ट पहल की, तो कोझिकोड केरल को विश्व जो स्वास्थ्य संगठन वाले WHO के आयु अनुकूल शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो वैश्विक आयु अनुकूल मतलब जहाँ पे हर आयु के लोगों के लिए अच्छी पहल है, जैसे वृद्ध लोगों के लिए अच्छा नेटवर्क है, तो कोझिकोड केरल में है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी मतलब जहाँ रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है, कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया गया। तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना नया राज्य है तो नया टाउन डेवलप कर रहा है। इसके बाद है उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म पहल शुरुआत किया। किसने, उड़ीसा सरकार ने। तो अर्बनाइजेशन अंकुर पहल की गई है, उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल। इंदौर मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला PPP ग्रीन मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों के साथ मिलकर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है इंदौर ने। तो यहाँ पे हम क्या करें, मतलब किया जाएगा, जो वेस्ट होगा कचरा होगा उसे प्रोसेस किया जाएगा। और दिल्ली में भी हमने ये पढ़ाई था, इको वेस्ट के लिए ऐसी ही पहल चल रही है जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। इसके बाद पर्यटन में देखें तो सऊदी अरब ने जो टूराइज करके है, टूर याद रखना है, टूर को राइज करना है, तो टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। तो वहाँ पे क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसने, सऊदी अरब। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं हम UAE के साथ में। उसके बाद है वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है। किसने, वियतनाम ने। तो गोल्डन वीज़ा मिलेगा, पर्यटक आ सकते हैं एक वीज़ा से, तो वियतनाम ने किया है। फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किया है। फिलीपींस ने मतलब भारतीय नागरिक अगर वहाँ जाएंगे तो कोई फ्री ट्रैवल मिलेगा, मतलब फ्री ट्रैवल का मतलब है जो अलग से जो पैसे लगते हैं वीज़ा वगैरह के, वो नहीं। इसके बाद है भारतीय पर्यटन में देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है। मतलब जहां जाना चाहिए उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, अमेरिका की जो संस्था है उसने मध्य प्रदेश को चुना है।
टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में, दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में जयपुर का जो रेफल्स होटल है और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय विंध्य विलास जो रिजॉर्ट है उसको शामिल किया गया है। तो ये दो दुनिया के सबसे महान स्थल मतलब जहाँ होटल टाइप का है, तो ये कौन सा, एक जयपुर का रेफल्स होटल है और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ में स्थित ओबरॉय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट है, इसे शामिल किया गया है। अगला देखें, हैदराबाद को ऐतिहासिक इमारतें, क्योंकि हैदराबाद नवाब वगैरह वहाँ पे रहे हैं, तो हैदराबाद की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच की सूची में शामिल किया गया है। संग्रहालय में देखें तो गृह मंत्री जी के द्वारा गुजरात के बाड़नगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो पुरातत्व अनुभवनात्मक जो अनुभव है उसके आधार पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद है पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। बर्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जारी 25 जो इंडेंजर हेरिटेज साइट हैं उनमें पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर चंद्रमा को भी जोखिम में शामिल कर दिया गया। तो थोड़ा अलग है, अजीब भी है, पर ये याद रखना है। तो बर्ड मॉन्यूमेंट फंड है, वैसे ये क्या करता है कि पृथ्वी पे वे स्थल चुनता है जो हानि जिन पे पहुंच रही हो, जो इमारतें हों, जो बिल्डिंगें हों पुरानी ऐतिहासिक हेरिटेज वाली। अब इसने उसमें चंद्रमा को भी शामिल किया गया कि चंद्रमा भी खतरे में है। रामसर में देखें तो राजस्थान का खींचन फलौदी में ज़िले में है और मेड़ार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट घोषित किया गया। तो खींचन याद रखना, मेड़ार याद रखना। इंदौर और उदयपुर को पहली बार रामसर सूची में, वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। तो इंदौर और उदयपुर को सिटी के रूप में ये गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया। अब इम्पोर्टेंट रहेगा ताल, तो जम्मू कश्मीर में स्थित ताल जो है उसे इको सेंसिटिव जोन में जो खतरे में है। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच से भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। मतलब ऐसे तट जो बीच होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। तो ऋषिकोंडा को ऐसा दर्जा दिया गया था। अब इस आंध्र प्रदेश के इस बीच से चूँकि यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, इससे ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया है। अगला देखें जो राष्ट्रीय न्यूज़ है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे, उड़ीसा। ये भारत का 107वां नेशनल पार्क बना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का। असम सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को, कहाँ पे, असम में है, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य का 8वां नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा, जिसका नाम क्या होगा, सिखना ज्वालाओं नेशनल पार्क। तो यह टाइगर रिजर्व में देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर, कौन सा, पंचमढ़ी जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। तो पूछा है पंचमढ़ी का नाम क्या होगा, राजा भभूत सिंह। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, एक राज्य से चीताओं को ऐसा तो है नहीं रोक देंगे कि बॉर्डर आ गया तो एक से दूसरे राज्य में जा सकते, तो एक कॉरिडोर बना दो, मतलब पूरा एक बन टाइप का, ताकि वो इधर से उधर जा सके। तो ऐसा अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान ने बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने जो है साराप चू राष्ट्रीय जो संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो किसने, पंजाब सरकार ने झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। उसके बाद है जैव विविधता से संबंधित, अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है ये, तितली वाला जो अभ्यारण्य वाला वो केरल में था, अब ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति यूथालिया। अंडमान निकोबार द्वीप में विश्व का सबसे लंबे केले का एक फल पाया गया है, तो ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को मारखोर क्या है, अगर
पूछा जाए तो जंगली एक बकरी की प्रजाति होती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे 24 मई। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये हमने पढ़ा था 2023 में बना था, पर 2025 में अब आके ये क्या किया गया, इसकी पहली महासभा हुई है। अमिताभ कांत को भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र देने के बाद कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग ने अपना जो कंपनी है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। तो अमिताभ कांत कौन थे, जो G20 के शेरपा भी रहे थे, वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब वो कनाडा की कंपनी में क्या है, एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखें तो अष्टलक्ष्मी मोदी जी के द्वारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए, कितने पूर्वोत्तर के 8 राज्य, यहाँ 7 नहीं 7 सिस्टर से याद करना है, 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें वो सिक्किम माला भी जुड़ जाता है। रेलवे कनेक्टिविटी, आइजोल जो है मिजोरम में पूर्वोत्तर का चौथी राजधानी शहर बना है, जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। तो रेलवे नेटवर्क उधर एरिया में क्या दिक्कत है कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो रेलवे नेटवर्क विकसित नहीं हो पाता है, तो धीमे धीमे अब चूंकि बनना है, तो चौथे राजधानी शहर बन चुका है आइजोल। इसके बाद सांस्कृतिक महोत्सव में देखें तो मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव। असम के गुवाहाटी में झुमुर नृत्य, असम के गुवाहाटी में क्या है, झुमुर नृत्य महोत्सव, झुमुर बिनंदिनी 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पे, असम में। अब देखें इसके बाद है वरिष्ठ नागरिक, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग, जैसे महिला आयोग, बच्चों से संबंधित आयोग होता है, वैसे ही वरिष्ठ नागरिकों के। जनजाति कल्याण, मोदी जी के द्वारा धरती आबा जनजाति यामा, धरती आबा जनजाति यामा उत्कर्ष अभियान को झारखंड में लॉन्च किया गया। धरती आबा मतलब बिरसा मुंडा, उन्हीं के याद में ये झारखंड वाले एरिया में चूंकि उन्होंने आंदोलन किया था, वहीं पे धरती आबा जनजाति याम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। पंजाब विधानसभा ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करने की पहल मतलब चलाई है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया। ये हमने ऊपर देखा था। विश्व शांति केंद्र, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो हरियाणा गुरु होंगे तो शांति होगी, तो पहले क्या है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, अमिताभ झा को और हवलदार संजय सिंह को। शांति पुरस्कार 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को मिला है। तो बाचेलेट को मिला है शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी। वैश्विक शांति सूचकांक जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 115 है। महाराष्ट्र ने अपने यहाँ स्कूल में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, मतलब बच्चों को छोटे से ही सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए। IIT हैदराबाद और सेना ने लेह में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बना दिया है। इससे क्या हो जाएगा, 3D प्रिंटेड अगर बनने लगेगा तो जल्दी बंकर बन जाया करेंगे। तो कहाँ पे, लेह वाले एरिया में। और किसने, IIT हैदराबाद की मदद से। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में वहाँ पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है। तो थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ के लिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है, पंचसूल पल्स के लिए। तो ये दोनों रेडियो से संबंधित। AI के लिए देखें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले क्या है AI मॉडल, भारत जैन, जिसे हम देख चुके। मध्य प्रदेश ने रियल
रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है जो AI आधारित है। मतलब जैसे जंगल में आग लगती है, सूखा होता है, मतलब कुछ ऐसा है जो जंगल से संबंधित सूचना दे, तो AI अलर्ट मध्य प्रदेश में। क्वांटम में देखें तो DRDO ने स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैटकॉफ हाउस दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है, मतलब पूरा एरिया क्वांटम कंप्यूटिंग वहाँ पे मतलब पूरा विकसित किया जाएगा, तो ये अमरावती 2026 में। अंतरिक्ष से संबंधित है अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर संचालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। किसने? अग्निकुल कॉस्मोस, जो भारत की एक कंपनी है अंतरिक्ष आधारित प्राइवेट। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारत सरकार ने पायलटों की, जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट हंसा का निर्माण का घोषणा की है। तो स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट होंगे जिनका नाम होगा हंसा, जो क्या होंगे, भारतीय सरकार के जो पायलट होंगे उन्हें ट्रेनिंग इससे दी जा सकेगी। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान देखें तो इसरो ने 2025 को गगनयान के रूप में मनाने की घोषणा की है। एक्सियो मिशन से जो शुभांशु शुक्ला गए थे 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में, इसरो ने दो उन्नत मतलब जो इसरो है, इसरो ने दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, एक है विक्रम 3201 और एक कल्पना 3201, ये दो प्रोसेसर बनाए हैं। किसने? इसरो ने बनाए। तमिलनाडु और गुजरात के बाद भारत का तीसरा राज्य, तमिलनाडु गुजरात के बाद भारत का ऐसा तीसरा राज्य बना है जिसने अंतरिक्ष उद्योग के लिए नीति जारी की है। गुजरात पहले था, अब तमिलनाडु ने भी कर दिया गया है। डिजिटल भुगतान में देखें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो अपना पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसे डिजिटल सेवाएं देने के लिए, भुगतान के लिए पुरस्कार मिला है। डिजिटल सरकार तो RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी प्रवाह और सारथी, दो पहले हैं RBI की, एक प्रवाह पहल है, एक सारथी पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिजिटल नवाचार तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंचने के लिए एक क्या है, GoAI स्टैट्स, स्टैट्स मतलब जानकारी हो गई, गो और जियो मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट GoAI स्टैट्स मोबाइल ऐप लॉन्च की है। डिजिटल समावेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए मन मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नामक चैटबॉट। चैटबॉट का मतलब होता है जो AI आधारित आंसर देगा, उस पर पहले से ही कुछ पूछोगे तो वो AI जनरेट करके आंसर दे देगा। इसके बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कुल 64 यूनिकॉर्न है भारत के, और भारत तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न में, अमेरिका और चाइना पहले दूसरे पे। बेंगलुरु स्थित जो ड्रॉल्स हमने देखा अभी कि ये क्या है, ड्रॉल्स भारत की यूनिकॉर्न में शामिल हो गई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने इंजन बनाया है। इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु का है एक, जिसने गैलेक्स पेलोड अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटा है। तो इन्फोसिस जो कंपनी है भारत की, इन्फोसिस समर्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप है बेंगलुरु का, गैलेक्साई पेलोड, उसने अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटा है। तो ये पूछा जा सकता है गैलेक्साई पेलोड है वो किसका है, तो इन्फोसिस वाला। भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च, ये हमने देखा है बनतारा को, बनतारा का है, अनंत अंबानी को मिला है। क्रिकेट से जुड़ी संस्था इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है ICC द्वारा डोनेट ऑर्गन सेफ लाइफ नामक अभियान शुरू किया है। थोड़ा अलग सा है, ICC ने किया है तो इसे पढ़ सकते हैं। केंद्रीय धर्मेंद्र मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण शुरू किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल तो कहाँ से? कोलकाता से शुरू किया गया है। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा NTPC लिमिटेड को फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा किसे? NTPC को, जो बिजली वाली संस्था है, उसे मिला है सस्टेनेबल अवार्ड।
कुछ विविध में देखें तो जैसे दुर्घटना हुई थी जो एयर इंडिया की, तो कौन सा फ्लाइट था, 12 जून को हुई थी, A117 जो लंदन को जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम था, जो गुजरात के थे, विजय रूपाणी। तो पूछा जा सकता है और ये भी आ सकता है कौन सी फ्लाइट थी, A117 नामकरण। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर, क्योंकि ये विलियम्स नाम अंग्रेजों द्वारा है, तो फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर अब विजय दुर्ग रख दिया गया है कोलकाता में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का भी नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। कौन सा, मानेकशॉ, जो अपने सेना प्रमुख हुआ करते थे, मानेकशॉ। उसके बाद है, राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुराने झील फॉय सागर का नाम परिवर्तन करके बरुड़ सागर कर दिया गया है। तो कौन, फॉय सागर का नाम अब बरुड़ सागर राजस्थान सरकार ने कर दिया अजमेर में। इसके बाद देखें तो नेटुम्बो नंदी ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो कौन है, नंदी, नेटुम्बो नंदी है, कहाँ पे, नामीबिया। इंपोर्टेंट रहेगा ये देश, नामीबिया। नामीबिया कहाँ है ये देखना है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, ये इस साइड मिलता है साउथ अमेरिका में, वो साउथ अफ्रीका में। ली जे म्यांग ने सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ली जे म्यांग ने। इसके बाद है, थाईलैंड की अदालत ने, जो उनकी प्रधानमंत्री थी, जो प्रोतोनगरतान सिनावात्रा, तो सिनावात्रा ने, सीमा विवाद चल रहा था इनका कंबोडिया, मतलब थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा विवाद चल रहा था। तो सिनावात्रा ने कॉल पर जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री को अंकल बोल दिया था, इस वजह से उन्हें अब पद से ही हटा दिया गया है। इसके बाद है, ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, क्योंकि अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, उसके साथ इजराइल के साथ विवाद चल रहा है। तो ईरान का चूँकि कंट्रोल है होर्मुज पे, तो ये मैप में देखना है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। जो अभी तक गल्फ ऑफ मैक्सिको हम पढ़ते थे, उसका नाम क्या हो गया, गल्फ ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जो चागोस द्वीप समूह है, याद रखना है कहाँ पे, हिंद महासागर में। भारत से नीचे देखते तो हिंद महासागर वाला एरिया है पूरा, जैसे 0 डिग्री से भी नीचे चले जाएंगे तो यहीं पे चागोस द्वीप समूह। तो चागोस द्वीप समूह पे ब्रिटेन, वैसे मॉरिशस कहता है हमारा है, पर ब्रिटेन का भी कंट्रोल था, तो ब्रिटेन ने अब इसे सौंप दिया है। बांग्लादेश सरकार ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेशी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश में कुछ ज्वालामुखी देखें विस्फोट, तो ग्वाटेमाला में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो में विस्फोट हुआ है। तो कहाँ पे, ग्वाटेमाला में फुएगो। इंडोनेशिया में लेबोटोविलाकी में भी विस्फोट हुआ है। तो कहाँ पे, इन दोनों को याद रखना है। ग्वाटेमाला तो है ही है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है। इसके बाद है, UNHRC है, मानवाधिकार वो शरणार्थियों के लिए जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार जबरन विस्थापित लोगों की संख्या अब 122 मिलियन हो गई है। और वर्तमान में सूडान सबसे टॉप पे है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हो रहे हैं। इसके बाद सीरिया और अफगानिस्तान आएगा। लास्ट हमारा है कुछ न्यूज़, जैसे खाद्य असुरक्षा के लिए तो यूनाइटेड नेशंस के जो खाद्य FAO है और FAO और WEF मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट, जो इनका आंकड़ा आया है, रिपोर्ट आया है, उसमें सूडान और दक्षिणी सूडान को दुनिया में सबसे खतरनाक भूखमरी संकट से ग्रसित देश बताया गया है। कृषि रोग देखें तो अफ्रीका में राइस येलो मोटन वायरस पाया गया है, जो चावल की फसल को प्रभावित कर रहा है। कहाँ, अफ्रीका में राइस येलो मोटल वायरस। कृषि सहयोग के लिए देखें तो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित ब्रिक्स का जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसका विषय था ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये हमने पिछले 6 महीने के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें कवर किया।